नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के अध्याय 8 सामाजिक आंदोलन में सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण या प्रकार विषय पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक आंदोलन समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए या परिवर्तन को रोकने के लिए किए जाते हैं। पीछे एक वीडियो लेक्चर में हम सामाजिक आंदोलन का अर्थ, परिभाषा और उसके सिद्धांतों पे एक विचार विमर्श व्याख्यान का आयोजन कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, सामाजिक आंदोलन के जो प्रमुख प्रकार हैं उन पर हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। सामाजिक आंदोलन के मुख्य प्रकार जो है, वैसे तो समाज के अंदर घटित होने वाला हर आंदोलन सामाजिक आंदोलन होता है, चाहे वो सामाजिक सुधार के लिए किया गया हो, चाहे वो किसी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए किया गया हो, या वो किसी वर्ग विशेष की मांग को लेकर के किया गया हो। उन्हीं आधार पे इन आंदोलनों का वर्गीकरण किया जाता है। पूर्व में आपने 10वीं कक्षा तक भी बहुत से सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ा है, जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन, इसके अतिरिक्त प्रार्थना समाज, आर्य समाज आंदोलन या अन्य विभिन्न विषयों पर किए जाने वाले आंदोलन पारिस्थितिक आधार पर भी हो सकते हैं, सामाजिक आधार पर भी हो सकते हैं, आर्थिक आधार पर भी हो सकते हैं। तो इनके मुख्य वर्गीकरण में यदि हम बात करें तो जैसा कि आप आज का विषय बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, उप विषय में सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण या उसके प्रकारों पे आज हम चर्चा करेंगे। सामाजिक आंदोलन को मुख्य तौर पे आप 3 भागों में बांट सकते हैं: सुधारवादी आंदोलन, प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये 3 मुख्य भाग होते हैं या प्रकार होते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ प्रकार होते हैं जिन पर हम इस वीडियो के आगे के चरण में चर्चा करेंगे। सामाजिक आंदोलन का जो यह वर्गीकरण है, यह बिल्कुल स्थायी वर्गीकरण नहीं है, इसमें भी परिवर्तन आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि यदि मान सकते हैं कि कोई भी आंदोलन जो प्रारंभ में एक क्रांतिकारी आंदोलन है, वह कुछ समय के उपरांत प्रतिदानात्मक आंदोलन बन जाए या उसके बाद सुधारवादी आंदोलन बन जाए, ये आंदोलन जो है वो अधिक गत्यात्मक बन जाए या संस्थात्मक बन जाए, तो इस प्रकार के जो आंदोलन है उनके रूप है वो भिन्न भिन्न रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो 1857 का जो क्रांति जिसको हम कहते हैं, या 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम का लिए जो आंदोलन था, वो हमारे लिए तो स्वतंत्रता की एक लड़ाई थी, या भारतीयों के लिए तो एक स्वतंत्रता की लड़ाई थी, किंतु औपनिवेशिक शासकों या यूं कहें कि अंग्रेज शासकों के लिए वह एक किस्म से विद्रोह था। तो यहाँ मेरे ये कहने का अभिप्राय है कि एक आंदोलन की जो परिभाषा है वो विभिन्न व्यक्तियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी व्यक्ति की निगाह में उस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो जायज हो सकता है, किसी व्यक्ति की निगाह में उस आंदोलन का उद्देश्य नाजायज हो सकता है। किसी आंदोलन के ऊपर व्यक्तियों के जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो एक बार हम इन आंदोलनों के वर्गीकरण पे थोड़ा सा आपको विचार विमर्श की तरफ ले चलते हैं। तो नंबर 1 जो है वो सुधारवादी आंदोलन की यदि मैं बात करूं तो सुधारवादी आंदोलन का हमें अर्थ समझना बड़ा जरूरी है। सुधारवादी आंदोलन, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि जो आंदोलन होते हैं, अब आप समझ भी गए होंगे कि जो ऐसे आंदोलन जो हैं वो समाज में सुधार के लिए लाए जाने वाले आंदोलन है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं कि ऐसे आंदोलन जो वर्तमान सामाजिक व राजनीतिक विन्यास को, विन्यास का अर्थ है ताना बाना या व्यवस्था आप कह सकते हो, को सने सने धीरे धीरे प्रगतिशील चरणों के द्वारा बदलने का प्रयास करता है। ऐसा जो आंदोलन होता है वो विभिन्न चरणों में चलाया जाता है। कुछ प्रगतिशील चरणों के द्वारा प्रारंभ में, जैसे कि किसी मांग को उठाना, और इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन स्टार्ट में शुरू नहीं होता है। शुरुआत में किसी एक मुद्दे को उठाया जाता है, उस मुद्दे के तरफ सरकार का या शासन का या लोगों का ध्यान है वो दिलाया जाता है। शुरुआत में हो सकता है
कि सरकार या शासन के द्वारा उस मुद्दे को बहुत अधिक वरीयता न दी जाए, उसको बहुत अधिक अहमियत ना दी जाए, फिर भी वो जो मांग है हम कह सकते हैं कि उस आंदोलन का बीजारोपण कहीं न कहीं वहाँ से शुरू हो जाता है। शुरुआत में उस मांग को उठाया जाना, फिर उस मांग के द्वारा आप यूँ कह सकते हैं कि मीडिया के द्वारा या अन्य जनसंपर्क के माध्यम के द्वारा वो मांग जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि मुख्य धारा में आना, और फिर आंदोलन का दबाव समूह का रूप ले लेना, फिर शासन के द्वारा उसको क्रियान्वित करना। तो यहाँ हम उसकी सफलता या असफलता की बात नहीं करने वाले हैं, आंदोलन सफल हुआ या असफल हुआ उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम उसके चरणों की बात कर रहे हैं। तो जो आंदोलन वर्तमान सामाजिक, जो समाज के अंदर वर्तमान समय में जो ताना बाना है, वर्तमान समय में जो व्यवस्था है या राजनीतिक स्तर के ऊपर जो व्यवस्था चल रही है, सरकार के द्वारा लोगों की मांग को सुना जाता है या नहीं सुना जाता है, उनकी मांग को माना जाता है या नहीं माना जाता है, मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान जाता है या नहीं जाता है। तो ऐसी विन्यास को स्ने स्ने यानी कि धीरे धीरे प्रगतिशील चरणों के द्वारा, एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के द्वारा स्टेप बाय स्टेप जिसको हम कह सकते हैं बदलने का प्रयास करता है, ऐसा आंदोलन सुधारवादी आंदोलन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा हुआ है आरटीआई का अभियान। आरटीआई आपको पता ही होगा 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 2005 में ये शुरू हुआ था। आरटीआई का जो अभियान है ये सिर्फ इसका जो इतिहास या इसकी जो कहानी है वो सिर्फ 2005 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस आंदोलन को या इस एक्ट को बनने तक इसके पीछे का जो आंदोलन है उसके कई प्रगतिशील चरण रहे हैं। और सुधारवादी आंदोलन इसको हम इसमें क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यह शासन व्यवस्था में सुधार की तरफ प्रगतिशील चरणों में इसने प्रयास किया है, पारदर्शिता लाने की इसने कोशिश की है। पहले जो लोक सेवक थे या जो शासन के जो लोग थे उनके द्वारा गोपनीयता का हवाला दे करके सूचनाओं को छुपा लिया जाता था या आम व्यक्ति को उसके अधिकारों से महरूम कर दिया जाता था। तो ये जो काम है ये कई प्रगतिशील चरणों में हुआ है और इस तरह से शासन व्यवस्था के अंदर और अधिक स्पष्टवादिता और पारदर्शिता आई है। तो आरटीआई का अभियान जो है वो आप सुधारवादी आंदोलन के रूप में रख सकते हैं। तो दूसरा जो है महत्वपूर्ण आंदोलन जो है हम उसकी बात करते हैं आंदोलन की, प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी। यहाँ इस शब्द को मैं राउंड कर रहा हूं, रूपांतरणकारी, ट्रांसफॉर्मेटिव जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। रूपांतरणकारी का सीधा सा मतलब है रूप का अंतरण कर देना। रूप का अंतरण कर देना मतलब रूप को बदल देना। प्रतिदानात्मक हम इसको कह सकते हैं। विधि क्या होती है, देखिए ऐसे जो आंदोलन होते हैं वो व्यक्तिगत चेतना द्वारा गतिविधियों में परिवर्तन लाना, ये इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि जो अपने भाग लेने वाले इसके सदस्य होते हैं उनमें व्यक्तिगत चेतना को ये लोग विकसित करते हैं और व्यक्तिगत चेतना के द्वारा वो मतलब लोगों में एक किस्म से जागरूकता फैलाई जाती है और उस जागरूकता के द्वारा उनकी गतिविधियों में परिवर्तन लाना ऐसे आंदोलन का उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे केरल में जो इजवाहा एक समुदाय है, एक समुदाय के लोग हैं, उन्होंने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी प्रथाओं को बदला। तो इन प्रथाओं को बदलने का जो तरीका था वो क्या था कि पहले समुदाय के लोगों को नारायण गुरु ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से लोगों को इन प्रथाओं की बुराइयों के बारे में बताया और उन्हें बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस तरह से लोग जो है उनके अंदर एक चेतना आई, लोग जो है वो जागरूक हुए और जागरूक होने के बाद वो लोग जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसी प्रथाओं को बदलने के लिए तैयार हुए। इसी प्रकार से जो हमारे धार्मिक समाज सुधार आंदोलन जो है, जो धर्म के आधार पर चले हुए हैं, आप इसमें ब्रह्म समाज का भी नाम ले सकते हैं, आर्य समाज का ले सकते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर जो विकृतियां आ गई थी उनको लेकर के स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, और आर्य समाज के जो 10 नियम उन्होंने दिए और शिक्षा के ऊपर बल दिया। इसी तरीके से राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक थे, तो उन्होंने जो चली आ रही जो प्रथा थी उसको बदलने की कोशिश की। तो ये प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन की यदि हम बात करें तो ये बिल्कुल एक रिबेलियन की तरह है और इसमें बिल्कुल रैपिड या जिसको हम कहें कि तीव्र परिवर्तन आता है क्रांतिकारी आंदोलन में।
क्रांतिकारी आंदोलन जो है ये कहता है कि सामाजिक संबंधों का आमूल परिवर्तन लेके आता है। सामाजिक संबंधों या जो सामाजिक व्यवस्था जो वर्तमान समय में चल रही है उसमें आमूल परिवर्तन की वकालत करते हैं। आमूल परिवर्तन का मतलब है कि पूर्ण परिवर्तन, कंप्लीट चेंज लेके आते हैं। तो कंप्लीट चेंज लेके आने का मतलब है कि हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि जो परिवर्तन आएगा आंदोलन के परिणाम स्वरूप वो सुखद रहेगा या दुखद रहेगा, उसके परिणाम सकारात्मक रहेंगे या नकारात्मक रहेंगे, ये हम नहीं कह सकते। वो परिणाम के तौर पे जो प्रयोग किया गया है वो सफल रहेगा या असफल रहेगा, उसका लाभ होगा या उसकी हानि होगी, ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ऐसा जो आंदोलन है वो ये कहता है कि सामाजिक संबंधों में आमूल परिवर्तन आना चाहिए, अर्थात जो व्यवस्था वर्तमान समय पर है वो व्यवस्था नहीं रहेगी, ये तय है। उस व्यवस्था को बदलना होगा, ऐसा ये आंदोलन जो है वो मानता है। इसका उद्देश्य ये बात कहता है कि वो व्यवस्था बदली जाएगी और भले ही उस व्यवस्था के स्थान पर अच्छी व्यवस्था आए या बुरी व्यवस्था आए, ऐसा ये नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर पे यदि मैं बात करूं तो फ्रांसीसी क्रांति का हम उदाहरण ले सकते हैं, जो राजसत्ता के परिवर्तन के लिए हुई थी 14 जुलाई 1789 में, जो लुई 16वें के शासनकाल के दौरान हुई। और उसने वहाँ फ्रांस में चली आ रही प्राचीन राजशाही की व्यवस्था को बदला और उसके बाद लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी जो क्रांति है वो समूचे विश्व के लिए भी एक नज़ीर है, वो बनी। और इसी प्रकार से रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी, जिसके जरिए वो साम्यवाद को लेके आना चाहते थे और जमींदार या भूस्वामियों के विरुद्ध थी, तो वहाँ भी सत्ता परिवर्तन की ही यहाँ पे बात रही। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो वर्तमान व्यवस्था थी उसको बदलना चाहते हैं। भारत के अंदर जो नक्सली आंदोलन चलते हैं, आप समय समय पे समाचारों में सुनते होंगे और पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो ये जो आंदोलन है ये भी भूस्वामियों के गिरोह से लोगों को मुक्ति दिलाने का लक्ष्य जो है वो रखता है। अभी तक ये अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं या नहीं रहे हैं इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो है इस ऐसे आंदोलनों को हम क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में ही ऐसी व्यवस्था में हम रखेंगे। तो इस प्रकार से जो सामाजिक आंदोलनों के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो यहाँ 3 मुख्य वर्गीकरण या इनका प्रकार जो है वो है सुधारवादी आंदोलन, प्रतिदानात्मक आंदोलन या रूपांतरणकारी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। एक चीज मैं और आपको बीच में बताना चाहूंगा, कई बार जैसा कि मैं कई बार बता भी चुका हूं कि जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है या आधुनिक सामाजिक व्यवस्था है उसमें सभी लोगों का किसी एक मुद्दे पर सहमत होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज में जो समायोजन है, समायोजन एक बड़ा जटिल कार्य है। तो एक जो मुद्दा होता है उसके ऊपर सभी लोग सहमत हों ऐसा आवश्यक नहीं है। तो कुछ लोग आंदोलन के द्वारा परिवर्तन लाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। तो 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं समाज में। तो जो रोकने वाले जो लोग होते हैं, जो किसी भी वर्तमान व्यवस्था में आने वाले बदलाव को रोकना चाहते हैं, और ऐसे जो रोकने वाले जो लोग होते हैं यदि वो इस तरह का कोई आंदोलन चलाते हैं तो उन्हें हम प्रतिरोधी आंदोलन कह सकते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेड से, लाल पेन से आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा शायद, प्रतिरोधी आंदोलन। तो प्रतिरोधी आंदोलन के बारे में यदि कोई आपसे पूछे कि प्रतिरोधी आंदोलन क्या होते हैं, तो जो सामाजिक व्यवस्था को में आने वाले बदलाव को रोकने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो प्रतिरोधी आंदोलन है। उदाहरण देना चाहूँगा, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनका लक्ष्य था सती प्रथा को निषिद्ध करवाना, सती प्रथा का उन्मूलन करना, क्योंकि वो जो थे वो भारत में महिलाओं की स्थिति को जो लेकर बड़े चिंतित थे। पाश्चात्य शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, वो पाश्चात्य समाज में महिलाओं की स्थिति को भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति से उनकी तुलना करते थे। और जब महिलाओं की ये स्थिति देखते थे और ख़ास तौर से सती प्रथा ने उनको बड़ी पीड़ा पहुंचाई, तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की इस प्रथा का निषेध करवाने के लिए, इस प्रथा की समाप्ति के लिए। लेकिन जब सरकार ने उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया, तो कुछ लोगों को ये लगा कि जो सरकार है वो इस कानून के द्वारा उनके सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। और जब उनके सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल दे रही है
तो ब्रह्म समाज के विरुद्ध कुछ लोगों ने धर्म सभा नाम की एक संस्था बनाई और धर्म सभा नाम की संस्था बना करके सरकार के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध कानून लाने की बात का विरोध किया गया। अर्थात एक आंदोलन चलाया गया और इस तरह का जो आंदोलन था, जो उस बदलाव को रोकने के लिए था, जो सती प्रथा को पर प्रतिबंध लगा करके जो सरकार ने बदलाव लाने की कोशिश की थी और धर्म सभा के जो लोग थे वो उसको बदलाव को रोकना चाहते थे। तो यहाँ हम समाजशास्त्र में धर्म सभा के द्वारा चलाए गए उस आंदोलन को प्रतिरोधी आंदोलन कहेंगे। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर के सामाजिक आंदोलनों के वर्गीकरण में सुधारवादी आंदोलन, प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और प्रतिरोधी आंदोलन के बारे में विचार विमर्श किया। प्यारे बच्चों, सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण पर आगे बढ़ते हुए हम सामाजिक आंदोलनों को कुछ अन्य आधारों पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि सामाजिक आंदोलनों को हम प्राचीन व नवीन सामाजिक आंदोलन में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात नए और पुराने सामाजिक आंदोलन में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ग आधारित आंदोलन पर भी हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, मुद्दों के आधारित आंदोलन पर भी हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से इन वर्गीकरणों के बारे में अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम प्राचीन और नवीन सामाजिक आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन सीधा सा स्पष्ट है नाम से, जो कि प्राचीन समय में चलाए गए। यहाँ प्राचीन समय में चलाने से मेरा अभिप्राय है कि प्राचीन और नवीन में यहाँ हम समय की बजाय मुद्दों की बात करते हैं। जैसे कि जो प्राचीन आंदोलन थे वो प्राय वर्ग आधारित आंदोलन थे, जैसे कि कृषकों का आंदोलन या कामगारों का आंदोलन, ठीक है। और प्राचीन जो पुराने सामाजिक आंदोलन जो थे वो राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। प्राय उनकी ये विशेषता होती थी। उनमें अपवाद भी हो सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी ही आंदोलनों पे ये सिद्धांत या ये कथन है वो लागू हो, लेकिन अमूमन ज़्यादातर आंदोलन जो थे वो राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। जैसे कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो मुद्दा था, अर्थात जो औपनिवेशिक शासन से सत्ता लेने का मुद्दा था या सत्ता में उचित हिस्सेदारी का जो मुद्दा था, भारतीयों के साथ न्याय का जो मुद्दा था, तो ये जो उसका जो नेतृत्व करने वाला जो दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। और इसी तरीके से चीन में जैसे जो साम्यवाद की यदि हम बात करें तो वहाँ पे जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने इन दलों का जो है वो नेतृत्व है वो किया। और इसके अतिरिक्त प्राचीन जो आंदोलन थे वो प्राय वर्ग आधारित आंदोलन होते थे, जैसे कि कामगारों का अर्थात श्रमिकों का आंदोलन और कृषकों का आंदोलन। तो कृषकों का आंदोलन जो था उसके जो मुख्य मुद्दे थे कि वो कृषकों को न्याय दिलाना और जमींदारों के अत्याचारों से उनको मुक्त करना, उनको भू स्वामित्व दिलवाना या उनकी जो कार्य दशाएं हैं उनको बेहतर करना। कामगारों में भी बिल्कुल ऐसा ही था, ये वर्ग आधारित जो आंदोलन था। तो उसमें जैसे वेतन में वृद्धि करवाना, मजदूरी जो है वो उचित सम्मान पूर्वक मजदूरी हो, कार्य के घंटे उनके निश्चित हो, कार्य की दशाएं जो है वो उनकी बेहतर हो, रोजगार की उनकी सुरक्षा हो या उनको जैसे उचित मात्रा में छुट्टियां मिलें। तो ये मुद्दे थे। तो यहाँ मेरा यह बताने का जो अभिप्राय है वो ये है कि इन प्राचीन आंदोलनों में जो मुद्दे होते थे वो आमतौर पे सत्ता और शक्ति में उचित भागीदारी के मुद्दे थे, राजनीतिक न्याय की बात थी, सामाजिक न्याय की बात थी और शोषक और शोषित के बीच के आंदोलन होते थे। और ये शोषण से मुक्ति के लिए ही इनका जो एक मुख्य लक्ष्य है वो होता था प्राचीन आंदोलनों में। जबकि नवीन आंदोलनों के अंदर क्या था कि नवीन आंदोलन में सामाजिक आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य था वो सत्ता और शक्ति का विभाजन नहीं था। मतलब उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था होती थी उसमें सत्ता पाने की लालसा नहीं थी, समूहों को सत्ता में हिस्सेदारी की लालसा नहीं थी, वो अपना स्थान सुनिश्चित नहीं करना चाहते थे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में। इनके इतर जो मुद्दे थे वो जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे थे। जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के। तो प्रारंभ में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारा जो मुख्य जिसको हम कह सकते हैं हमारी सरकारों का जो लक्ष्य था वो रोटी, कपड़ा और मकान था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्थितियां पूरी होती गई या यूं कहें कि वो लक्ष्य पूरे होते गए
तो आकांक्षाएं अपेक्षाएं जो है वो नए क्षेत्रों की तरफ चली गई। अब यदि हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है वो मुख्य मुद्दा है और अधिकांश आंदोलन इन्हीं को लेकर के होते हैं। तो जीवन की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए, उनकी आय में वृद्धि कैसी हो, रोजगार कैसे दिया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर अधिक नौकरियां कैसे पैदा की जाए, निजी क्षेत्र में सहभागिता कैसे बढ़े, ये जो नवीन आंदोलनों के मुद्दे हैं या जो पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन होते हैं, जो और उसके लिए खास तौर से अलग भी है, उसके लिए शब्द पारिस्थितिकीय आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं, इकोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं। इकोलॉजिकल मूवमेंट्स होती रहती है और इकोलॉजिकल मूवमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन है 1970 के दशक में, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 2000 के आसपास का जो है, इससे पहले का भी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो सरदार सरोवर बांध को लेकर के गुजरात में जो घटित हुआ। तो चिपको आंदोलन है ये, इसको आप पारिस्थितिक आंदोलन कह सकते हैं। पारिस्थितिक जो समाजशास्त्री है उसमें हम डॉक्टर वंदना शिवा का नाम लेते हैं। डॉक्टर वंदना शिवा जो है, जिनको हम इको फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं, पारिस्थितिक नारीवादी भी हैं वो, और प्रमुख समाजशास्त्री हैं, पर्यावरणीय मुद्दों पर लिखते रहे हैं, पर्यावरणीय आंदोलनों में उनका जो हिस्सा है वो रहा है। तो पारिस्थितिक आंदोलन जो है, ऐसे आंदोलन जिनके जो मुद्दे हैं वो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जिनके मुद्दे पारिस्थितिक को लेकर के होते हैं। तो यहाँ जो चिपको आंदोलन का जिक्र हुआ या नर्मदा बचाओ आंदोलन का जिक्र हुआ, ये सब पारिस्थितिक आंदोलन के उदाहरण हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आधुनिक समय के अंदर विकास जो है वो एक महत्वपूर्ण अवधारणा या महत्वपूर्ण परिकल्पना है, वो बन गया है। और दशकों से प्राकृतिक संसाधन है उनका अनियंत्रित उपयोग हो रहा है, या यूं कहें कि उसका जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, और उन का अंधाधुंध उपयोग होने के कारण जो एक असंतुलन है वो पर्यावरण के अंदर पैदा हो गया है, और प्राकृतिक संसाधनों के अधिक से अधिक शोषण की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक विकास की ये मांग है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करे, लेकिन वहाँ जब पर्यावरण का तो नुकसान होता ही है, लेकिन पर्यावरण के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, खासतौर से हमारे जैसे आदिवासी या जो जनजातीय लोग हैं, जब वो पर्यावरण के साथ जुड़े होते हैं, जंगलों के साथ जुड़े होते हैं, जंगल जमीन के साथ जब जुड़े होते हैं, उनकी ज़मीनें उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया जो जंगल और जंगल के उत्पाद हैं, विकास के नाम पर जब उनको बेदखल वहाँ से किया जाता है या जब उनको वहाँ से हटाया जाता है, तो शासन की इच्छा के विरुद्ध नए मुद्दे जन्म लेते हैं और वो इस तरह के पारिस्थितिक आंदोलन के कारण बनते हैं। यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक किताब का नाम है अनक्वाइट वुड्स। अनक्वाइट वुड्स यहाँ जंगल के लिए प्रयोग हुआ है, अनक्वाइट मीन अशांत। रामचंद्र गुहा जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, उनकी जो है वो ये पुस्तक है अनक्वाइट वुड्स। अनक्वाइट वुड्स के अंदर रामचंद्र गुहा ये लिखते हैं कि जो गांववासी जो लोग हैं वो अपने गांव के निकट के जंगल जो है उनको बचाने के लिए एक साथ आगे आए, और सरकारी जंगल के जो ठेकेदार थे जो पेड़ काटने के लिए आए, तो गांववासी जिनमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं भी शामिल थी, वो आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। तो इस प्रकार से जो चिपको मूवमेंट है या चिपको आंदोलन है वो शुरू हुई। और ऐसा कहते हैं कि क्यों किया गया, क्योंकि वो जो जंगल थे, वो जो पेड़ थे, उन के ऊपर जो गांव के लोग थे उनकी रोजी रोटी जो थी वो निर्भर करती थी। ये उनके लिए जीवन निर्वाह का प्रश्न था। वो ग्रामीण जो लोग थे वो लकड़ी, ईंधन, चारा और अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर निर्भर थे। लेकिन सरकार जो थी वो उन जंगलों को औद्योगिक घरानों को बेच करके अपना राजस्व कमाना चाहती थी। तो इस प्रकार से दोनों में विरोध की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। तो इस प्रकार की जो जितनी भी स्थितियां हैं या पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, औद्योगिक इकाइयों को लेकर के विरोध आपने देखा होगा, औद्योगिक इकाइयां के अधिग्रहण को लेकर के किसानों, भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों का विरोध आप लोग देखते होते हैं। कई बार किसी औद्योगिक प्लांट को लगाने के विरुद्ध जो है वो भूमि के कीमत को लेकर के किसानों का विरोध होता है। कई बार किसी बांध की ऊंचाई को लेकर के विरोध होता है। कई बार किसी पेड़ को काटने के लेकर के विरोध होता है। अभी जैसे राजस्थान में एक परियोजना चल रही है, भारतमाला परियोजना, उसको लेकर के जो वहाँ खेजड़ी का जो वृक्ष है वो, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है किसी संप्रदाय विशेष में, खासतौर से वहाँ का जब बिश्नोई समुदाय है वहाँ पे,
तो वहाँ जो खेजड़ी का वृक्ष है उसको यदि सरकार है वो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत काटती है तो वहाँ के लोगों में रोष जो है वो उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो वहाँ के लोग इस बात का भी विरोध कर रहे हैं। वहाँ जितने जो पेड़ हैं मरुस्थल में जो कटेंगे तो वहाँ से जो दूसरे पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार के जो आंदोलन हैं उनको हम पारिस्थितिकीय आंदोलन कह सकते हैं। तो नए और प्राचीन जो आंदोलन है, तो आपको नवीन और प्राचीन आंदोलन के मुद्दों का पता लग गया होगा कि प्राचीन आंदोलन के अंदर जो मुद्दे थे वो सत्ता और शक्ति में हिस्सेदारी को लेकर के थे। नवीन में जो है जीवन की बेहतर गुणवत्ता और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित, और पारिस्थितिकीय आंदोलन जो है वो पर्यावरण से संबंधित किए जाते हैं। कुछ प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों का भी आपने नाम जान लिया होगा। सामाजिक आंदोलनों के अन्य वर्गीकरण की यदि बात करें प्यारे बच्चों, तो नवीन प्राचीन पारिस्थितिकीय आंदोलन के बाद हम वर्ग आधारित आंदोलन की बात कर सकते हैं। वर्ग आधारित आंदोलन, जैसा कि मैं पहले ही बताता रहा हूं आपको कि समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं और प्रत्येक वर्ग जो है वो अपने वर्ग के सदस्यों के हित की बात करने की कोशिश करता है, अपने वर्ग के सदस्यों के मुद्दे उठाता है। तो वर्ग आधारित आंदोलन रहे हैं। तो वर्ग आधारित आंदोलन के अंदर हम मुख्य रूप से, वैसे तो सभी वर्गों में आंदोलन चले हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम किसान आंदोलन और कामगारों के आंदोलन की यदि हम बात करें तो किसानों के प्रमुख मुद्दों को लेकर के जो महत्वपूर्ण आंदोलन चले हैं उनके बारे में हम एक थोड़ी सी निगाह डालेंगे। 1857 में जब भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय दक्कन का विद्रोह हुआ, और जो दक्कन का विद्रोह जो था वो साहूकारों के विरुद्ध हुआ। और 1859 से लेकर के 62 के बीच में नील विद्रोह हुआ, जो नील की खेती के विरुद्ध में औपनिवेशिक सरकार जो थी वो किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश कर रही थी, या एक किस्म से उनसे इस मामले में लिखित समझौता करवाया जाता था कि वो किसान जो है वो कम से कम अपनी जमीन के एक निश्चित हिस्से पर नील की खेती करे। और प्यारे बच्चों, जो नील की खेती होती थी वो किसान को अपनी सर्वोत्तम जमीन पर करनी पड़ती थी, और 1 या 2 साल जब नील की खेती हो जाती थी तो उसकी जो जमीन थी उसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम रह जाती थी। इसलिए किसानों में एक बड़ा भारी रोष था, और इसके विरुद्ध, जिसको नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, समय मैं एक बार पुनः बता देता हूं, 1859 से 1862 के बीच में हुआ। फिर 1917 और 18 के दौरान बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह, जिसका कि नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और महात्मा गांधी के द्वारा ये भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं इसको। यह भी नील किसानों का ही आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। और 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह था, जो लगान न देने के लिए था, जो भूमि कर ना देने के लिए था, तो बारदौली सत्याग्रह हुआ। और चंपारण सत्याग्रह 1917-18 में हुआ। 1928 में बारदौली सत्याग्रह, 1859 से 62 में नील विद्रोह, 1857 में दक्कन का विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध। और ये जो सभी आंदोलन जो थे वो किसानों के मुद्दों को लेकर के हुए थे, इसलिए हम इनको वर्ग आधारित आंदोलन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे और बता दूं कि जो 1917-18 के बाद, यानी कि 1900 के बाद में जितने भी आंदोलन हुए थे वो किसी न किसी रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के अपने मुद्दों के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी काम करना शुरू कर दिया था, और वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से भी जुड़ गए थे। तो वर्ग आधारित आंदोलन में किसान आंदोलन जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका आपने हमेशा से इस बात का ध्यान में रखना है, और कई बार इसके महत्वपूर्ण आंदोलनों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर नोट करें। इसके बाद जब हम कामगारों के आंदोलन की बात करते हैं, कामगारों से मेरा अभिप्राय श्रमिकों से है, मजदूरों के आंदोलन भी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर औद्योगिकीकरण का युग था, और उद्योग जो है वो बड़े पैमाने पर स्थापित हो रहे थे। भारत के अंदर भी जो औपनिवेशिक सरकार थी वो औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रही थी, और जो नगर थे उनमें उद्योग लगाए जा रहे थे। अपनी श्रम शक्ति को पूरा करने के लिए जो सरकार है वो श्रमिकों को उन उद्योग में काम पे लगा रही थी। तो इस दौरान श्रमिकों के जो मुद्दे हैं वो बड़ी संख्या में उभरे, और परिणाम स्वरूप कामगारों के आंदोलन भी हुए। तो जो कामगारों के आंदोलन होते थे, जैसा कि मैं पहले इस व्याख्यान में बता चुका हूं, या तो वो वेतन वृद्धि को लेकर के होते थे, या बेहतर कार्य दशाओं को लेकर के होते थे, या किसी
और मुद्दे पे होते थे। यूं कहें कि हम मजदूरों की भलाई के लिए जो आंदोलन होते थे, तो कुछ प्रमुख संघ इसमें बने जो मजदूरों के आंदोलन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1918 में बीपी वाडिया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने 1918 में मजदूर संघ की स्थापना की और ये पहली बार जो है उन्होंने कोई एक महत्वपूर्ण संस्था है वो वहाँ पे मजदूरों के लिए बनाई। 1918 में मजदूर संघ की स्थापना हुई। 1918 में ही उसी साल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी मैंने लिखा हुआ उनका पूरा नाम, महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो कामगारों के आंदोलन के लिए प्रयासरत रहती थी, कामगारों के हितों के लिए काम करती थी। और 1972 में एटक की स्थापना हुई। एटक का पूर्ण रूप में आपको बता देता हूं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो एटक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1920 में इसकी स्थापना हुई। ये कामगारों के आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो है संगठन है। और ऊपर मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में भी बता चुका हूं। फिर आगे यदि हम इस वर्गीकरण को जारी रखें तो जाति आधारित आंदोलन है। तो ये हम वर्ग आधारित आंदोलन की बात कर रहे थे, उससे पहले हम नवीन और प्राचीन आंदोलन की बात कर रहे थे, उससे पहले हम प्रतिदानात्मक, सुधारवादी और क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे थे। तो हम जाति आधारित आंदोलन की यदि मैं बात करूं तो जो कुछ जातियों के द्वारा समाज में जो असमानता थी, भेदभाव था, भेदभाव की समाप्ति को लेकर के चलाए गए जाति के अग्रणी लोगों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा या पढ़े लिखे विद्वानों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, उनको हम जाति आधारित आंदोलन की श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि भारतीय जो समाज था उसमें जाति एक महत्वपूर्ण घटक या एक महत्वपूर्ण कारक था और जाति के आधार पर भेदभाव होता आया था। तो जाति आधारित आंदोलन है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है उसको हम कह सकते हैं दलितों का जो आंदोलन है। दलितों के जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे उसमें 1934 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया मंदिर प्रवेश आंदोलन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था, जो कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने का जब अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको इस आधार पर भेदभाव किया जाता था कि हिंदू धर्म में होते हुए भी उन्हें मंदिरों में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, मंदिरों में पूजा करने की आज्ञा नहीं थी। 1934 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चला करके मंदिरों में प्रवेश जो है सुनिश्चित किया या मंदिरों में प्रवेश किया। इसके अतिरिक्त चमार जाति के द्वारा जो सतनामी आंदोलन चलाया गया वह भी दलित आंदोलन की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके अतिरिक्त यदि हम जाति आधारित आंदोलन पे और अधिक बात करें तो पिछड़े वर्गों के जो आंदोलन है, भिन्न भिन्न पिछड़े वर्गों ने अपने हितों के लिए सामाजिक आंदोलन चलाए। इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रोविंस में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन इत्यादि संगठन है वो बनाए गए। 1954 में जो पिछड़े वर्गों के लिए 88 कुल ऐसे संगठन थे जो कार्य कर रहे थे। तो इसी तरीके से यदि हम बात करें तो अन्य वर्गीकरण पे यदि हम जाएं तो जनजातीय आंदोलन भी एक अन्य वर्गीकरण हो सकता है। जो जनजातीय जो लोग थे उनके द्वारा अपने हितों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी पहचान को कायम रखने के लिए जो आंदोलन चलाए गए। जनजातीय आंदोलन में यदि हम बात करें तो झारखंड आंदोलन है। झारखंड जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2000 में निर्मित भारत का एक राज्य है और ये जो आंदोलन है, ये जो आदिवासी लोग हैं यहाँ के, वो बहुत पहले से इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। और झारखंड के लिए सामाजिक आंदोलन जो है वो कृष्णमाई नेता बिरसा मुंडा के नाम से चलाया गया, जो कि मुंडा जनजाति में पैदा हुए एक महापुरुष थे। और उनको जो मुंडा लोग थे और ख़ास तौर से जो झारखंड के आदिवासी लोग थे वो एक मसीहा की तरह उनको मानते थे। तो यहाँ भी यदि हम जनजातीय आंदोलन की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर में भी बड़े जनजातीय आंदोलन हुए, तो वो भी जनजातीय आंदोलन की श्रेणी में है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के आंदोलन की यदि हम बात करें तो विश्व भर से जो महिलाओं के आंदोलन थे, चाहे उनके मताधिकार का आंदोलन था और महिलाओं के लिए बनने वाली जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, उन्होंने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें से मैं कुछ के नाम यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। जैसे विमेंस इंडिया एसोसिएशन है, जो भारतीय महिला एसोसिएशन या WIA, इसकी जो स्थापना है वो 1971 में हुई। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस जो है ये 1926 में गठित की गई। नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया, ये कुछ इस तरह की जो संस्थाओं के नाम हैं जिनको हम कह सकते हैं।
इसके बाद यदि हम आंदोलनों के अन्य वर्गीकरण की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के आंदोलन के में भी हम आंदोलनों को वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि जो आंदोलन हमें आज़ादी मिलने से पहले चलाए गए वो पूर्व की श्रेणी में आएंगे, और जो 1947 के बाद घटित हुए उनको यदि हम बात करें तो वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की श्रेणी में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण को जानने का प्रयास किया। आप जान चुके होंगे कि सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। मुख्यतः मैं हो सकता है कि इस छोटी सी सीमित अवधि में सभी बातें आपको ना बता पाया हूं, लेकिन फिर भी मुख्य जो बातें हैं उनको आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। तो उसमें जो मुख्य बातें हैं उसमें वर्ग आधारित आंदोलन है, जाति आधारित आंदोलन है, और नवीन और प्राचीन आंदोलन है, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित आंदोलन है, महिलाओं के आंदोलन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के आंदोलन है या बाद के आंदोलन है। तो ये कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर सामाजिक आंदोलन को बांटा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और वह आपके लिए लाभदायी होगा। धन्यवाद।